तो एक ना कॉम्प्लेक्स नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशंस। तो हम लोग क्या करेंगे ना, उसी की बात करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशंस कहने का मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरे जगह में चेंज करना। जैसे मान लो सपोज कोई ट्रांसफॉर्मेशंस करना है। अब सपोज दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड ए प्लस आयोटा बी, और कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर डब्ल्यू है, डब्ल्यू भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। और कोई रूल दे रखा गया कि डब्ल्यू को ट्रांसफॉर्म करके जैसे 1/z करना है, या ऐसे सपोज कर लो डब्ल्यू को हमें ट्रांसफॉर्म करके z+2 लिखना है, सपोज कर लो। तो ये ट्रांसफॉर्मेशंस का रूल आपको दिया रहेगा, कहीं भी क्वेश्चन जब भी करोगे तो ये रूल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन आपको दे रखा गया होगा। तो अगर जैसे मान लो z+2 करना है तो क्या करोगे बताओ? a प्लस आयोटा बी +2 कर लोगे, और ये a+2 आ जाता है, प्लस आयोटा बी हो जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? डब्लू बोलते हैं। और ये डब्लू क्या कर रहा है? जेड को ट्रांसफॉर्म करके डब्लू पे ला रहा है। तो जेड का ये डब्लू पे ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है। कोई भी रूल रूल आपको नहीं करना है, रूल वो आपको देंगे। बट उससे पहले क्या है ना, 4-5 कॉन्सेप्ट आपको जो 11th वाला है वो आपको पढ़ना पड़ेगा, कि आपको ट्रांसफॉर्मेशन में दिक्कत ना हो। जैसे पहला कॉन्सेप्ट है कि जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है ए प्लस आयोटा बी, तो इसका मॉडुलस ऑफ जेड होता है √a² प्लस b²। ये इसको हम बोलते हैं मॉडुलस। ठीक है ना। एक जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड दे रखा गया, और अगर आपको एक कॉन्जुगेट ऑफ जेड करना है, ये सब वही है जो 11th का पार्ट है, बट एक बार कर लो क्योंकि इसको यूज करना है। अगर मान लो जेड का कॉन्जुगेट करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ? a-आयोटा बी। ऐसे जेड है और जेड कॉन्जुगेट, कुछ नहीं करना है, जो रियल पार्ट है उसका साइन चेंज कर लेना है। नॉर्मल एडिशन मल्टीप्लीकेशन सेम होएगा, बट एक रूल आप याद रखना है कि जो आई होता है वो क्या होता है? √-1 होता है। तो i² - 1, आई क्यूब क्या होता है? i² × 1। तो -1 × i करके -i कर लेते, इससे ज्यादा जरूरत नहीं होती। हाँ, कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर मल्टीप्लाई करना है, जैसे मान लो कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर है z1, 2+3 आयोटा दे रखा गया, और z2 दे रखा गया है 3+4 आयोटा। तो आप z1 + z2 करते हो तो रियल को रियल से ऐड कर लेते हो, और इमेजिनरी को इमेजिनरी से। जैसे 2 और 3 को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? 5। और 3 और 4 को ऐड करोगे तो 7 आयोटा। ऐसे ही मान लो z1 - z2 करते हो, तो वही है, रियल में से रियल को माइनस, और इमेजिनरी में से इमेजिनरी को माइनस। जैसे 2 में से 3 करोगे तो -1, और ये 3 आयोटा -4 आयोटा करोगे 7। एक और ऑपरेशन है, बिकॉज ट्रांसफॉर्मेशन तो किसी ना किसी ऑपरेशन से ही होगा ना। तो कौन सी ऑपरेशन से होगा मैं उसकी बात कर रहा हूं। जैसे मान लो एक और ऑपरेशन है, z1 z2 करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करोगे? 2+3 आयोटा एंड 3+4 आयोटा, नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन। जैसे 2 × 3 = 6, +2 × 4 = 8 आयोटा, +9 आयोटा, +12 आयोटा स्क्वायर होता है। तो क्या करते हो? 6 + 9 8 क्या होगा? 17 आयोटा 12। बस याद रखना, जैसे पावर हाइयर होगा तो उसको कॉम्प्लेक्स में चेंज कर लेना। तो जैसे 6 - 12 आ जाएगा -6 +17 आयोटा। ये अगेन 11th वाला पार्ट था कि मल्टीप्लाई कैसे करना है। और एक और ऑपरेशन है, जैसे z1/z2 करेंगे, सेम नंबर से ले लेते हैं, जो दे रखा गया हमारा 5, 2+3 आयोटा और 3+4 आयोटा। तो ये है हमारा 2+3 आयोटा, 3+4 आयोटा करोगे तो इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो क्या हो जाएगा बताओ? 2 - 3 आयोटा, 3 - 4 आयोटा। ये पूरा का पूरा मल्टीप्लाई कर, किससे मल्टीप्लाई करते हैं? जो डिनोमिनेटर होता है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे मान लो आपके पास 3+4 आयोटा है, तो मल्टीप्लाई किससे करोगे? 3 - 4 आयोटा से। 2+3 आयोटा है तो मल्टीप्लाई किससे करोगे? 2 - 3 आयोटा से। तो कर लोगे 3² - 4 आयोटा का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा 4 - 6 आयोटा +6 आयोटा -9 आयोटा स्क्वायर। ये आ जाएगा कट वट करके। चाहो तो अप्लाई भी कर सकते हो आइडेंटिटी, नहीं है तो 9 × -1 कर लोगे तो 9 - 16 आयोटा स्क्वायर -1 हो जाता है।
तो 4 और 9 ये 13 और ये 25 हो जाता है। गलती कर दी मैंने, ठीक से कैलकुलेट नहीं करा। मेरे से थोड़ा ध्यान कहीं और चला गया था बेटा, मैंने कैलकुलेशंस को गलत कर दिया। एक बार दोबारा से करते हैं। क्या है ये, जैसे ये है हमारा 3 - 4 आयोटा, ऊपर नीचे बराबर से ही करोगे ना, तो ये तो नीचे वाला ठीक है, 9 - 16 आयोटा स्क्वायर, और ये है 6 - 8 आयोटा प्लस 9 आयोटा माइनस 12 आयोटा स्क्वायर। तो ये 6 - आयोटा प्लस आयोटा 12 आयोटा स्क्वायर इज -1, और ये 9 + 16 आता है, तो ये 18 प्लस आयोटा बाई 25, तो ये अलग अलग आ जाएगा, 18/25, 1/25 आयोटा। ये कुछ ऑपरेशंस है जो मतलब थोड़ा जल्दी में इसलिए करा दिया क्योंकि 11th वाला है और क्वेश्चन में जब रिक्वायर्ड होगा तो करेंगे। अदरवाइज ये सारे ऑपरेशंस हैं जहां से हमें यूज करना पड़ता है क्वेश्चंस के लिए। अब मैं सीधा सीधा एक डायरेक्ट क्वेश्चन ले लेता हूं जो एग्जाम में आया हुआ है और जिसको डायरेक्टली कर सकते हैं। मैं एक मिनट कॉपी कर रहा हूं क्वेश्चन बेटा। कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं बेटा। जैसे पहला क्वेश्चन है, ये आ रखा है 2005 में, 2003 में भी आ रखा है और भी पार्ट में आ रखा है। तो एक मैपिंग आपको डिस्कस करना है। कैसे? एक मैपिंग डिस्कस करना है जिसका रूल, मैपिंग होगा तो रूल वो देंगे आपको, ठीक है ना, बिना रूल दिए मैपिंग नहीं करेंगे। तो रूल क्या दे रखा गया मैपिंग का, W = Z²। जैसे जब मैं आपको एग्जाम्पल करा रहा था तो मैपिंग का रूल क्या था, W = Z+2, कुछ भी हो सकता है रूल, मतलब W = Z या Z² या 1/Z, कोई भी रूल एक ही रहेगा बेटा। हाँ, रूल तो रूल रहेगा बेटा। और डायलॉग है ना मिर्जापुर का, गद्दी पे चाहे हम रहे या मुन्ना, रूल तो रूल रहेगा। तो रूल आपको दिया गया होगा क्वेश्चन में, उसके लिए आपको दिमाग नहीं लगाना, ठीक है ना। उस रूल के बाद आपको क्या करना है कि आपको आगे सॉल्व करना है। तो अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा गया, आपको मैपिंग निकालना है। तो मैपिंग आपको निकाल के बनाना है। तो नॉर्मली क्या होता है, देखो जेड को हम लोग एक्स, और इसमें 4-5 पार्ट है और यही एग्जाम में आता है। दो ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक तो या तो ये वाला आएगा या एक दूसरा आता है कि जी 4 पॉइंट दे रखे गए, रूल बताओ। आप समझ में आ गया क्या दो तरीका? पहला, रूल दिया हुआ है तो ग्राफ बताओ, और दूसरा पॉइंट दे रखा गया तो रूल बताओ। यही दो टाइप का आता है, आईपी यूनिवर्सिटी की यही लिमिट है और इसी पे मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन करते हैं। इस बार के भी जो मिड सेम में आया हुआ है पेपर क्वेश्चंस, वो भी इसी पे बेस्ड है, तो वो मैं आपको करके दिखाता हूं कि क्या है, किस टाइप से। तो रूल पहला समझ में आ गया क्या? इस क्वेश्चन का रूल क्या दे रखा गया है, W = Z², बस रूल दिया हुआ है, आपको बनाना। तो नॉर्मल देखो क्या है ना, प्रोसेस आराम आराम से इसके हेल्प से एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है, बुक में तो 2003 और 2005 लिखा हुआ है, और भी हो सकता है इसके बाद भी आया हो। आप रिसेंट के पेपर भी देखोगे ना तो यही सब आता है। अब जरा देखो इनमें क्या होता है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर चल रहा है, तो नॉर्मली क्या स्टैंडर्ड नोटेशंस क्या है, जेड का नोटेशंस आप ऐसे लो ऑलवेज x + i, और w का नोटेशंस लो, दोनों कॉम्प्लेक्स है तो u + i। तो पहले पार्ट में क्या करोगे, जो रूल दिया गया है उसको सिंप्लीफाई करके आप उसकी वैल्यू निकालोगे। जैसे मान लो w है, तो w क्या दे रखा गया आपको, w के जगह पे लिखोगे u + i, और z क्या दे रखा गया है, z आपको जो दे रखा गया है x + i का होल स्क्वायर। अब इसको होल स्क्वायर करना है, तो होल स्क्वायर करना है तो नॉर्मली प्रोसेस लगेगा ना, जो इतने सारे मेथड बताए थे 11th वाले, इन्हीं में कोई लगेगा, कोई भी रूल देंगे तो इन्हीं में 3 ही 4 चीज हो सकती है। अब होल स्क्वायर करना है तो एक तरह से क्या हो गया, मल्टीप्लीकेशन ही हो गया ना। तो मल्टीप्लीकेशन वाला रूल लगाओ, क्या रूल लगेगा,
इसका a का स्क्वायर x का स्क्वायर, अब यहां से ध्यान से देखना, आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर 2x आयोटा वाई, यही ना a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्लियर है बेटा। और a प्लस बी का होल स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर लिखोगे। और क्या रूल बताया था कि जब भी आपका आई स्क्वायर, आप ना इसको आई को वेरिएबल जैसे ट्रीट करके ही करो, बस याद रखना कि जैसे ही आई का पावर हाइयर साइड में चला जाए उसको लोअर पावर में ले आना। जैसे मान लो आई स्क्वायर है तो आई स्क्वायर को क्या ले लोगे, -1, तो बस आप बाकी को एज इट इज रखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ये एक्स स्क्वायर -1 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 2xy आ जाएगा। तो अब आप यहां से सॉल्व करोगे तो क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 2xy आ जाएगा। अब ये किसके इक्वल था बताओ, ये था हमारा u प्लस आयोटा वी के इक्वल, यहां तक रूल लिखोगे। अब ये बताओ ये सबको समझ में आया क्या, कुशाग्र क्लियर है बेटा ये आपको, या रिपीट करूं? यस सर। कात्यायनी ये क्लियर है बेटा? यस सर। तो एक रूल होगा, ठीक है ना, आप एक बार अगर भेज सकते हो तो मेरे को मिड सेम का पेपर अगर होगा तो भेज देना, शायद मेरे पास भी होगा, ढूंढने में टाइम लग जाएगा, तो आज उसका भी ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन करके दिखाऊंगा, ठीक है ना। अभी भेजूं? हाँ अभी भेज देना ना, ग्रुप पे भेज दो, या तो ग्रुप पे ही भेज दो, नहीं तो मेरे को पर्सनल पे भेज दो, वो पेपर करा दूंगा ना, तो एक जो डर है वो खत्म हो जाएगा। वंस क्लियर है बेटा ये? हाँ सर। नॉर्मल कोई रूल होगा, कुछ भी रूल हो सकता है, मतलब हो सकता था ये रूल W इज इक्वल टू 1/z ही दे देते, W इज इक्वल टू z बार दे देते, तो जितने रूल हैं बस आपको मल्टीप्लाई करके निकालना है। अब जब ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गया तो ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद क्या होगा बताओ, ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद ये हो जाएगा, रियल को रियल से और इमेजिनरी को इमेजिनरी से शिफ्ट कर लोगे। समझ में आ गया? तो रियल क्या है हमारा, रियल u है इधर और उधर का एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो दिस इंप्लाइज u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का रूल हो गया एक्स वाई में, और दूसरा v क्या होगा, v कैसे आ जाएगा 2xy। तो ये जो है हमारा, ये क्या है, ये हमारा मैपिंग होगा, चेंज होगा। वैसे तो देखो आपको ग्राफ बनाने के लिए नहीं आता है, लेकिन मैं फिर भी एक बार थोड़ा सा आपको ग्राफ बना के बताने की कोशिश करता हूं कि इसका क्या मतलब होता है। ये मतलब ये होता है कि अगर मान लो कोई ऐसे, मतलब ये जरूरत नहीं है, इससे कंफ्यूज मत होना। मैपिंग कहने का मतलब क्या है, कोई चीज, जैसे मान लो छोटा सा एग्जांपल है, ये है जेड, इसको उठा के यहां कर दिया तो ये यहां से मैप हो गया, समझ में आ गया। ऐसे ही ये जो मैपिंग है हमारा जेड एक्स वाई है और ये हमारा यू वी है, तो क्या आपने रूल पढ़ा बताओ, u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये कोई कर्व हो जाएगा ना हाइपरबोला टाइप का, तो यहां पे कोई ऐसे हाइपरबोला टाइप का ये कर्व बन जाएगा, ठीक है ना, मतलब कुछ इस टाइप का हाइपरबोला टाइप का बन जाएगा, या जैसा भी बनेगा वो तो एग्जैक्ट तभी बना पाओगे जब पॉइंट रख के बना पाओगे, बट ये चेंज कहने का मतलब यही है कि यू वी की जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है ना, आया समझ में। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि सर एग्जैक्ट कैसे बनेगा, तो एग्जैक्ट के लिए आपको ना कोई पॉइंट लेके करना पड़ेगा, 2-3 पॉइंट ले लो। जैसे मान लो, आई थिंक ये ट्रांसफॉर्मेशन क्लियर है ना सबको, ये जैसे ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, इसको मैं नेक्स्ट पेज में लिख लेता हूं। क्या ट्रांसफॉर्मेशन है, u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और v क्या है हमारा 2xy। तो ये है कि अगर कोई पॉइंट ट्रांसफॉर्म करो, जैसे मान लो मैं 1 और 2 का ट्रांसफॉर्मेशन देखना चाहता हूं कि u क्या होगा नए वाले कोऑर्डिनेट में। जैसे मान लो ये पुराना कोऑर्डिनेट है, पुराना कोऑर्डिनेट में x का 1 है और y का 2 है, 1 2 यहां पे पॉइंट है, ये x है ये y है। अब नए वाले कोऑर्डिनेट में जब मैं ऐसा सिस्टम लूंगा u v का, तब कहां आएगा x का, तो x की वैल्यू निकालोगे 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, तो ये 1 माइनस 4 करोगे तो ये तो -3 आ जाएगा, ये x की वैल्यू आ जाएगी। और y की वैल्यू कैसे आ जाएगी, 2 इंटू एक्स की जगह पे 1, y की जगह पे 2, तो ये 4 आ जाएगा। तो इसका मतलब जो वैल्यू इधर 1 2 थी, अगर वही मैं u v लूंगा तो u के जगह पे -3, तो u का -3 तो आपको पता है इधर आएगा कहीं, और ये v का -4, तो ये ऐसे, सॉरी -3 और +4, मेरे से गलती हो गई बेटा, ये -3 है तो ये -3 और 4 आ जाएगा। इसका मतलब देखो यही ट्रांसफॉर्मेशन था, जो पॉइंट इस एक्सिस में यहां घूम रहा था कहीं पे,
वो अब जब दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर में आया तो ये पॉइंट यहां होकर के, ये पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, ये अब कहां आ गया हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो इसी को हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। तो अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट का ट्रांसफॉर्मेशन दे तो उसमें एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू रख लेना, तो आपको पर्टिकुलर पॉइंट का ट्रांसफॉर्मेशन निकल के आ जाएगा। अगर पर्टिकुलर पॉइंट नहीं दे, एज ए ग्राफ पूछे, तो यही हमारा ट्रांसफॉर्मेशन है। तो आपको समझ में आ गया क्या? कोई भी क्वेश्चन होएगा तो ट्रांसफॉर्मेशन निकालना क्लियर है कि आपको फॉर्मूला लगा के ट्रांसफॉर्म कर देना। जैसे मान लो एक क्वेश्चन एक और ले लेते हैं, जैसे ये एक और ट्रांसफॉर्मेशन का ही कर लेते हैं कि रूल आपको नहीं बनाना है। रूल क्या होगा, क्वेश्चन में दिया गया होगा। जैसे मान लो जेड इज ओमेगा डब्ल्यू इज इक्वल टू 1/z है, ये रूल दे रखा गया, सपोज कर लो, ठीक है ना। क्वेश्चन में आपको ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है, तो क्या करोगे? सर जेड का फॉर्मूला तो पता ही है, एक्स प्लस आयोटा वाई। और अब अगर इसको सॉल्व करना है तो कैसे करते हो बताओ? यहां से लिखते हो एक्स माइनस आयोटा वाई, बाई क्या लिखते हो? एक्स माइनस आयोटा वाई, यही ना। जब भी आपको डिनोमिनेटर कभी आता है, अब ये सब, ये रूल सब तो 11th वाला ही लगेगा। जब भी कभी आपको डिवाइड करना होता है तो क्या करते हो आप? मान लो कहीं भी आपको डिवाइड करोगे तो एक कॉन्जुगेट से आप मल्टीप्लाई करोगे। जहां भी आपका डिवीजन है तो कहां से क्या करोगे? कहां कर रहे थे? तो जब भी कर रहे थे, ये मान लो डिवीजन था ये, तो क्या कर रहे हैं? 3+4 आयोटा, तो इसके ऑपोजिट वाले साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यही रूल है। इस रूल के बाद जो आपका सॉल्व करके आएगा वही आंसर आ जाएगा। जैसे कैसा आंसर आ जाएगा? तो इसको सॉल्व करोगे तो नीचे तो आपका यही आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये आ जाएगा एक्स माइनस आयोटा वाई। तो एक्स माइनस आयोटा वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये आ जाएगा एक्स वाई, थोड़ा जल्दी जल्दी लिख रहा हूं, मतलब आपको क्लियर है, वाई बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये है हमारा। तो अब अगर आप इसकी बात करोगे तो ये u क्या हो जाएगा? u हो जाएगा हमारा एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्यों? ये है ना हमारा u प्लस आयोटा v के साथ है कनेक्टेड, तो पहला वाला u है, दूसरा वाला v है। तो v कैसे निकालोगे? v आ जाएगा माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हमारा u है, ये हमारा v है, बस यही करना है, ठीक है जी। तो रूल तो ऐसा आएगा। अब जैसे इस बार का क्वेश्चन आया हुआ था तो दो चीज आपसे पूछा था कि एक तो आपको ये रूल बताओ, दूसरा एक टर्म पूछते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, सेकेंड टर्म। आई थिंक ये पॉइंट क्लियर आ गया बेटा सबको, यस या नो? यस सर। ठीक है। अब इसके बाद जो रूल 2 है उसको हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेशन, ठीक है ना। किसका? जैसे क्वेश्चन दे रखा गया है, कोफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेशन निकाल, मैपिंग यही है, W इज इक्वल टू जेड स्क्वायर दे रखा गया। तो अब आपसे पूछते हैं कि आपको निकालना है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेशन। अब जब कोई कोफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेशन देंगे ना, तो एक पर्टिकुलर मैग्निफिकेशन कहने का मतलब क्या है बताओ? ऐसे मिरर उरर में नहीं पढ़ते थे लेंस में, और जी सर यहाँ पे इमेज था, ये ऐसे था, ये मतलब जहां भी था ऐसे बन गया जी। ऐसे मैग्निफिकेशन मतलब क्या है? कितने टाइम वो बिग हो रहा है या स्मॉल हो रहा है, ऐसे पढ़ते थे ना। मान लो कोई पी था यहाँ पे, ये एफ था, ये हमारा पी था, ये हमारा सी था, ऑब्जेक्ट यहाँ रखते थे, यहां से जी एफ से आ जाता था, दूसरा ये ऐसे निकल के आता था, फिर हम इसको बढ़ा के ऐसे इमेज उमेज बना लेते थे, तो हम लोग क्या बोलते थे? मैग्निफाइड इमेज बन रहा है। मैग्निफिकेशन मतलब कितने लेंथ में चेंज हो रहा है, समझ में आ गया? इसी को मैग्निफिकेशंस बोलेंगे। तो मैग्निफिकेशंस कहने का मतलब देखो क्या होता है, एक तरीके से यही है ना, ये जो ऑब्जेक्ट है, ऐसे मैग्निफिकेशन करते भी कैसे थे? ऐसे करते थे H2/H1, अगर याद हो कुछ 12th का या 10th का भी याद हो तो ऐसे मैग्निफिकेशन निकालते थे। तो एग्जैक्टली कोफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेशन भी यही होता है कि कोफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेशन निकालने के लिए क्या करते हैं ना, मतलब अगर कभी आपको कोफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेशन किसी का भी निकालना हो तो क्या निकालोगे? मतलब जैसे रिलेशन कोई भी दे दे W इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, तो आप क्या लिखोगे? इनका तरीका क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेशंस का? इनको ना कोई भी, अभी आप तो C ऑफ M ही निकाल लो, कोफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेशन ही निकाल लो। इसका फॉर्मूला होता है इसकी लंबाई, किसकी?
मॉड ऑफ डब्लू, यही मॉड, वही मॉड वाला क्या सर, कंफ्यूज मत होना, मॉड वही वाली कहानी क्या, जैसे मान लो मॉड पढ़ा था ना भी, जैसे कोई x प्लस आयोटा y है, तो मॉड ऑफ z क्या होता था, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर। तो आप क्या निकालोगे, रियल का स्क्वायर, इमेजिनरी का स्क्वायर, तो एक तो मॉड ऑफ डब्लू निकाल लोगे, बाय मॉड ऑफ जेड निकाल लोगे। यही बता देगा कि भैया डब्लू का लेंथ कितना बढ़ा, जैसे इमेज कौन सा हो गया, कौन किसका इमेज हो रहा है, आप ही बताओ। पीछे वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, डायग्राम बनाया नहीं था क्या, किधर चला घुस गया, जैसे ये वाला पॉइंट था, ये यहां पे आ गया जी, पहले ये छोटा सा था, अब ये देखो कितना बड़ा हो गया ना ये। आप देखो अगर लंबाई की बात करते हैं, पहले अगर छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लो पहले ये 0.12 था, तो इसका लेंथ कितना होगा, लेंथ तो आप ऑरिजिन से ही डिस्टेंस करोगे, तो यही निकालते थे, कैसे निकालते थे, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो कितना आ गया जी, 4 + 1 अंडर रूट 5, ये आ गया पॉइंट। अब अगर आप यहां पे ऑब्जेक्ट इमेज आ गया था, आपको एक्चुअल करके दिखाया था कि क्यों यहां आता है, अब इसका इमेज निकालोगे तो कैसे निकालोगे बताओ, इसका इमेज का फॉर्मूला होता है रियल का स्क्वायर, अब याद करो थोड़ा थोड़ा 11 तो ये करना पड़ेगा कॉम्प्लेक्स में, बिकॉज प्रोसेस फॉर्मूला तो नया सीखोगे ना बीटेक वाले, लेकिन जो ऑपरेशन है वो तो 11th वाला ही लगेगा, तो इसको सॉल्व कर लोगे तो 9 + 16 आ जाएगा, तो ये अंडर रूट 25 है। तो जी ऊपर कितना आ गया, √5, नीचे अंडर रूट 25, क्या कटेगा जी, √5/5, तो 1/√5, ये आ गया कोफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेशन इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए। आया समझ में, यस या नो, कुछ क्लियर आया कि क्या तैरनी क्लियर आया बेटा आपको। यस सर। एक बार और पूरा फॉर्मूला लिख देता हूं, फॉर्मूला क्या कहता है कि कहीं पे भी आपको कोफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेशन निकालना है, कहां चला गए, ज्यादा तो नहीं है, एक मिनट बेटा, ये थोड़ा सा सेट करता हूं। कोफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेशन क्या है, आप ऐसे लिखो, मॉड ऑफ, मतलब न्यू ट्रांसफॉर्मेशन डब्लू बाय मॉड ऑफ जेड, ये हमारा मैग्निफिकेशंस, ठीक है ना, ये फॉर्मूला लगाओगे तो आप कोई भी अगर आप इक्वेशंस करोगे तो यहां से आपका कोफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेशन बन जाएगा किसी पर्टिकुलर पॉइंट का, कि उसको मैग्नीफाई करके कहां कर रहे हैं। अब जो क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ उसकी बात करते हैं, एग्जाम में जो क्वेश्चन आया हुआ है वो क्वेश्चन कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेशन ऑफ कोई पॉइंट देंगे ना बेटा, मैग्निफिकेशन ऑफ दे रखा गया है 2 + आयोटा, कौन सा पॉइंट दे रखा गया है, 2 + आयोटा, करो फिर, करोगे एक बार, तो आपको ओमेगा निकालना पड़ेगा, बिना ओमेगा निकाले नहीं कर पाओगे। ये क्या है, जेड है, ओमेगा निकालो। अब इसका कैसे निकालोगे, अगर इसका सॉल्यूशन लोगे तो z = क्या है, 2 + आयोटा, तो अगर आपको मॉड ऑफ जेड निकालना है तो मॉड ऑफ जेड क्या हो जाएगा बताओ, रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का, ये सब क्लियर है ना बेटा, जो फ्री है वो रियल है, जो आयोटा के साथ है इमेजिनरी है, तो कैसे निकालोगे, 2 स्क्वायर + 1 स्क्वायर, तो √4 + 1, तो √5 कर लो। ये तो क्या आ गया, मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर का, मतलब जेड का मैग्निफिकेशन आ गया। अब दूसरा वाला पॉइंट कौन सा है, डब्लू, निकालो जरा एक बार, कैलकुलेट करो, जेड स्क्वायर करके देखो क्या आ रहा है आपके पास, 2 + I का होल स्क्वायर, करो एक्चुअल कैलकुलेट करके बताओ क्या आ रहा है, आपको ही करना है बेटा, आप लोग करो जरा एक बार, खुद से करो तो कॉन्फिडेंस भी आएगा।
तो क्या होगा, आप लोगों ने करा क्या, किसी ने डब्ल्यू की वैल्यू निकाली क्या, बताओ जरा ऑफलाइन में। हाँ, ऑनलाइन वाले बताओ, कोई भी तो बताओ डब्ल्यू की वैल्यू क्या आ रही है, चेक भी हो जाएगा। 3 + 4 आयोटा। 3 + 4 आयोटा, चेक कर लेते हैं। क्या तैनी कह रही है सर 3 + 4 आयोटा, देख लेते हैं। तो 2 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर, 2 × 2 × आयोटा, तो कितना हो जाएगा बताओ, 2 × 4 आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर इज -1 + 4 आयोटा। ये ना हायर पावर जब भी आए तो उसको ब्रेक कर लो, तो ये आ जाएगा -3 + 4 आयोटा, सॉरी +3 + 4 आयोटा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डब्लू आ जाएगा। तो डब्लू क्या हो जाएगा, 3 + 4 आयोटा। तो वहां से मैग्नीट्यूड ऑफ डब्लू निकालोगे, तो रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, तो 3a² + 4a² आ जाएगा। तो क्या लिखोगे, ये 9 + 16 आ जाएगा। 9 + 16 किसके बराबर हो जाएगा, √25 हो जाएगा। तो ये 5 आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो यहां से आप डब्लू का मैग्नीट्यूड निकाल लोगे। अब आपको पूछ रहे हैं कॉफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेशन। तो कॉफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बताओ, मैग्नीफाई जेड से डब्लू हो रहा है ना, तो ऊपर डब्लू का मैग्नीट्यूड लोगे। तो कॉफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेशन, पूरा ही लिख देता हूं बेटा, कोई और नोटेशंस ना आ जाए, सेंटर ऑफ मास वास ना समझने लग जाओ। तो कॉफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेशन क्या होगा, कहीं पे भी कॉफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेशन आपको करना है तो क्या लिखोगे बताओ, ऊपर वाला लोगे उसका मॉड और नीचे वाला ले लोगे अलग से मॉड, जो नया आया है उसका मॉड, बिकॉज उसी का तो मैग्निफिकेशन देखना है। अब ये क्या है, इसका 5 है, और जो जेड का आपने निकाला था वो क्या था हमारा, √5 था। तो बस आप यहां से लिख सकते हो 5/√5, तो ये आंसर हमारा √5 हो जाएगा। तो पॉइंट आ गया कोफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेशन। तो कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन दे देंगे और आपसे पूछेंगे कोफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेशन निकाल लो। अब ये तो एक जनरल रूल होता है, तो वो तो रूल आप लगाओगे लगाओगे, ठीक है ना जी, वहां तो आप करोगे करोगे, लेकिन अगर आपसे पूछते हैं कि कोई दूसरे रूल के लिए, मतलब किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए पूछेंगे, तो वहां से भी आप लगा सकते हो। ठीक है ना, एक और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रोटेशंस। ठीक है ना, अब कहता है सर क्या एंगल ऑफ रोटेशंस, क्या कह रहे हो आप, मैं समझा नहीं। जैसे मान लो पहले ये पॉइंट था 1 2, यहां था, अब ये पॉइंट क्या हो गया था, आप लोगों ने इमेज बनाया था -3 4 था। तो पहले इसका ये एंगल था, अब इसका ये एंगल है, मान लो ये एंगल थीटा था, और बाद में एंगल क्या हो गया, फाई हो गया। तो एंगल ऑफ रोटेशन क्या होगा, बहुत क्लियर है कि अगर आपको एंगल ऑफ रोटेशन निकालना है तो ये जो एंगल फाई है वो जो बाद का है माइनस पहले का, तो इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रोटेशन। तो कहीं भी आपको अगर एंगल ऑफ रोटेशन निकालना है तो आप ऐसे ही करके निकाल सकते हो। ठीक है, और एंगल ऑफ रोटेशन निकालने के लिए क्या होता है, अगेन फिर से हम लोग 11th में जाएंगे थोड़ी देर के लिए, कि एंगल निकालने का क्या फॉर्मूला होता है। एक बार देख लो, अगर कोई ये एंगल थीटा है, आप सबके पास कैलकुलेटर अलाउड होता है बेटा, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। और जैसे मान लो कोई एंगल है हमारा थीटा निकालना है, और ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड है x + i/y, तो इस थीटा निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, थीटा निकालने का फॉर्मूला होता है tan थीटा = y/x। तो थीटा कैसे निकालते हो, tan इनवर्स y/x, ये तरीका है जहां से निकाल पाओ। समझ में आ गया, मतलब कोई भी थीटा निकालना है, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर ये दे रखा गया है तो, और अगर मान लो कॉम्प्लेक्स नंबर डब्लू दे रखा गया, अभी तो मान के चलते हैं ये डब्लू है हमारा, और डब्लू का क्या फॉर्मूला है, डब्लू है हमारा u + i/v। तो अगर आपको tan फाई निकालना है तो कैसे निकालोगे, v/u।
मतलब इमेजिनरी बाई ये वाला, तो वी बाई यू निकाल लोगे और वी बाई यू निकालोगे तो फाई क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स वी बाई यू। ये जो पॉइंट है ये आपका एंगल निकालने के लिए काम आएगा, ठीक है ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। अब कहोगे सर आप कैसे इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे, तो और आपका जो एंगल ऑफ रोटेशंस है वो क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रोटेशंस निकालना है। सर क्या सारे आएंगे, तो नॉर्मली अगर सारे आएंगे तो फिर तो वो 5-6 नंबर वाला ही क्वेश्चन बनेगा कि जी पहला डब्ल्यू भी निकालो, फिर मैग्निफिकेशन भी निकालो, फिर एंगल ऑफ रोटेशन निकालो। लेकिन अगर वो पहले फर्स्ट कंपलसरी सेक्शन में आता तो कोई एक आएगा, मान लो एंगल ऑफ रोटेशन निकाल लो या मैग्निफिकेशन निकाल लो या हमारे पास ओनली ट्रांसफॉर्मेशंस करके निकाल लो। तीनों तीन आना मतलब 2+2+2 6 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है। तो एंगल ऑफ रोटेशन कैसे होता है बताओ, फाइव माइनस थीटा। ये पूरा का पूरा एंगल ऑफ रोटेशंस के लिए फॉर्मूला है, मतलब विद अ कॉन्सेप्ट है, आप तो बस सीधा सीधा ये याद रखो। मतलब एक कोई तो सर ऐसे ही याद ना रख लें, हाँ रख सकते हो तो करो ना, किसने रोका है, वाई बाय एक्स। सर ये उसका हो गया, डब्ल्यू का हो गया, ये एक्स का हो गया, तो यही आपका फॉर्मूला है। अगर आपको फॉर्मूला बिल्कुल फिट ऐसे लगता है तो आप यही रख लो, ठीक है। ये 2 मिनट लगा के इसको लिख लो, फिर उसी क्वेश्चंस का मैं आपको एंगल ऑफ रोटेशंस करवाता हूं। करें बेटा स्टार्ट। जैसे हमारा क्या था, जेड था आपका, किसका निकालना था बेटा, पीछे देख लेते हैं, सेम क्वेश्चन ही दे रखा गया है। जेड आपका था 2+i का निकालना था। जेड था आपका 2+i, और आपने जो सॉल्व कर लिया डब्लू, तो क्या आ गया बताओ, 3+4i, ये दोनों आ गया, एक जेड आ गया और एक जेड स्क्वायर आ गया, ठीक है ना। जेड का क्या करोगे बताओ, अब आपको एंगल निकालना है तो थीटा निकालोगे जेड का, तो क्या लिखोगे, इस पे लिखना चाहो तो लिख लो, यहां x2 है, y जो इसके साथ है 1 है, तो अगर आपको जेड निकालना है तो कैसे निकालोगे, या थीटा निकालना है तो सीधा सीधा लिख लेते हैं, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y/x। तो ये तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, tan इनवर्स 1/2, ये तो आपको विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर ही करना पड़ेगा। अभी अगर किसी के पास मोबाइल है तो साइंटिफिक में जाके चेक कर सकते हो, या पास में कैलकुलेटर है तो चेक कर लो, मेरे पास तो अभी नहीं है तो मैं नहीं चेक कर पाऊंगा। ऐसे ही डब्लू का क्या है हमारा, 3+4i, तो ये u3 है और v हमारा 4 है, ठीक है ना। आपको क्या सॉल्व करना है, आपको सॉल्व करना है अल्फा, ठीक है जी, क्या सॉल्व करना है आपको, अल्फा करना है, तो अल्फा नहीं मतलब फाई करना है, तो फाई क्या है, tan इनवर्स b/u, सॉरी बेटा, tan इनवर्स क्या हो जाएगा बताओ, 4/3, ये फाई आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों आ जाएगा, ये थीटा है ये फाई है। तो अब आप क्या करोगे, अगर आपको सॉल्व करना है तो सॉरी, एंगल ऑफ रोटेशन क्या होगा, फाई माइनस थीटा। अब फाई तो आप लिख लोगे, tan इनवर्स इसकी वैल्यू आ जाएगी 4/3 माइनस tan इनवर्स 1/2। ये देखो ना, किसी ने कैलकुलेटर लगा के देखो, है मोबाइल में बेटा, साइंटिफिक कैलकुलेटर डाउनलोड है।
देखो कोई, देखो फटाफट देखो इसका क्या आ रहा है वैल्यू। तो जो एंगल आएगा, चाहे डिग्री में आए चाहे रेडियन में आए, कहीं पे भी आए तो उसको कर लोगे। है किसी का? नहीं है तो कोई बात नहीं है, टेबल देख करके लिख लेना। तो ऐसे ही कोई क्वेश्चन टेन आएगा ना पॉइंट तो थ्री 10.3 राउंड ऑफ। ये क्या रहा, 10.3? यस सर, फाइनल वैल्यू। मतलब सॉल्व वॉल्व करके? सर यस, कैलकुलेटर से ही है। 10 इनवर्स 4/3? 10 इनवर्स 4/3 एंगल ना 45 से ज्यादा होगा बेटा, क्योंकि ना 10 इनवर्स 1 ही क्या होता है हमारा, 45 होता है, तो एंगल ये 45 से ज्यादा होगा। एक बार कैलकुलेटर पे लगा के देख लेना, मैं बुक से आंसर लिख के देख देता हूं, चेक कर लो शायद अगर है तो कि कैलकुलेटर से यही मैच कर जाए। बुक में जो एंगल निकाला है ना, पता नहीं, इन्होंने भी आंसर शायद लिखा ही नहीं। 26 डिग्री? क्या 4/3 26 तो आ ही नहीं सकता कभी। अच्छा, दोनों का डिफरेंस निकाल के? पता नहीं, बुक में भी दे नहीं रखा गया आंसर आंसर। जो भी है, ये तो कैलकुलेटर पे क्या इनवर्स फंक्शन जाना है, 10 इनवर्स 4/3 करके निकाल लोगे तो सीधा सीधा ही आ जाएगा। ठीक है, अब जरा देखो एक और क्वेश्चन फटाफट ऐसे ही करते हैं। आपको क्या करना है, आपको ऐसे ही निकालना है, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशंस निकालना है, जहां पे जो W है वो है Z⁻/Z। इसका आपको बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशंस ये दे रखा गया है, तो इस टाइप का क्वेश्चंस भी एग्जाम में आ सकता है। W = Z⁻/Z। पहले निकालो फटाफट इसका बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशंस निकालो। जेड की क्या वैल्यू है सर? क्या कह रहे हो बेटा? जेड की क्या वैल्यू है? जेड की कोई भी वैल्यू ले लो, जैसे मान लो जेड की वैल्यू है हमारा 2 + 3 i। इन्हीं का देखो। करो करो।